उत्तराखंड के 6 जिलों में आज बारिश और बर्फबारी के आसार और ऐसे में मौसम विभाग ने बारिश और बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा के साथ पर्वतीय जिलों में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। पर्वतीय क्षेत्रों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल रही हैं। तेज हवाएं चलने की स्थिति में लोगों को पक्के मकानों में रहने की यहाँ पर सलाह दी गई है, तो येलो अलर्ट यहाँ पर जारी है। ऐसे में बारिश और बर्फबारी की भी चेतावनी। पहाड़ी इलाकों और पर्वतीय क्षेत्रों में आपको बता दें कि 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ पर तेज हवाएं भी चल रही हैं। किन किन जिलों में अलर्ट है ये भी आपको बता देते हैं। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा, ये वो सभी जिले हैं जहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया। यहां पर भारी बारिश और बर्फबारी देखने को मिल सकती है और साथ ही तेज हवाएं भी यहां पर चल रही हैं। हालांकि बर्फबारी बिल्कुल पर्वतीय इलाकों पर होगी, लेकिन बारिश यहां पर देखी जा सकती है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा, ये वो सभी जिले हैं। यूपी से हरियाणा पहुंची पहलवानों की लड़ाई। आज सुबह 11 बजे कुरुक्षेत्र में होगी खाप पंचायत। कल मुजफ्फरनगर में हुई थी बैठक। राष्ट्रपति से मिलेंगे खाप प्रतिनिधि। राकेश टिकैत ने गिरफ्तारी में हो रही देरी पर उठाए सवाल। कहा बृजभूषण पर कार्रवाई से डर रही है पुलिस। पहलवानों के मुद्दे को लेकर शिवपाल यादव ने भाजपा पर बोला तीखा हमला। कहा भाजपा महिला सशक्तिकरण की सिर्फ बातें करती है, जबकि देश की बेटियों के साथ अशोभनीय व्यवहार किया जा रहा है। 2024 को लेकर भाजपा का महाजनसंपर्क अभियान जारी है। आज भी अलग अलग क्लस्टर के प्रमुख करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। मोदी सरकार के 9 साल के कामकाज की जानकारी देंगे। आज सपा दफ्तर पर जिलों के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे अखिलेश यादव। सांसदों के रिपोर्ट कार्ड प्लान वाले को लेकर होगा मंथन। सपा प्रशिक्षण शिविर को लेकर चर्चा संभव। लखनऊ के इंदिरा गांधी भवन में पंचायती राज विभाग का कार्यक्रम। सुबह 11 बजे कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम योगी। पंचायती राज विभाग की योजना को लेकर कार्यक्रम का आयोजन। जोशीमठ जमीन धंसने के मामले में गृह मंत्रालय से उत्तराखंड सरकार ने अपील की। एनडीएमए की फाइल रिपोर्ट जल्द राज्य सरकार मुहैया कराने की रिक्वेस्ट की। फाइनल रिपोर्ट मिलने पर जोशीमठ पर बड़ा फैसला लेगी राज्य सरकार। सीएम योगी ने नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों के लिए पुरस्कार का ऐलान किया। 5 से 7 पैरामीटर्स में टॉप पाने पर मिलेगा पुरस्कार। नगर निगम की 10 करोड़, नगर पालिका को 2 करोड़ और नगर पंचायत को मिलेगी 1 करोड़ अतिरिक्त धनराशि। बहराइच में शादी की पहले ही रात दूल्हा दुल्हन की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। पुलिस शव के कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आगे की जांच पड़ताल में जुटी। कैसरगंज थाना क्षेत्र के गुड़हिया का मामला। वाराणसी में मुख्तार अंसारी के सबसे करीबी शूटर अंगद राय के घर पुलिस ने कार्रवाई की। गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्की की कार्रवाई की गई। शूटर अंगद पर तकरीबन 22 से ज्यादा मुकदमे दर्ज। गोरखपुर के महिला अस्पताल में इंजेक्शन लगने के बाद 12 से ज्यादा प्रसूताओं की बिगड़ी तबीयत। प्रसूताओं को बुखार और सांस लेने में तकलीफ। 3 से 4 दिन पहले महिलाओं की डिलीवरी हुई थी। और अयोध्या में तेज रफ्तार बाइक खंबे से टकराई। हादसे में बाइक सवार दोनों की मौत हो गई। दिव्यापुर थाना क्षेत्र के कंचौसी मोड़ के पास की घटना। आजम खान के हेट स्पीच मामले में एफआईआर दर्ज करने वाले वीडियो निगरानी टीम प्रभारी अनिल कुमार चौहान ने कहा कि एफआईआर वापस लेने की बात गलत है। आजम खान के प्राइवेट वकीलों की ओर से बनाई जा रही है फेक न्यूज। शामली के थाना भवन क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश और पुलिसकर्मी घायल। अवैध हथियार के साथ क्षेत्र में हुई डकैती का माल भी बरामद। अमेरिका में लगातार तीसरे दिन राहुल गांधी का मोदी सरकार पर तीखा हमला। कहा बीजेपी नफरत को बढ़ावा देती है। भारत में संस्थानों की स्वतंत्रता पर शिकंजा कसता चला जा रहा है। नागपुर में आरएसएस के कार्यक्रम में बिना नाम लिए राहुल गांधी पर मोहन भागवत का बड़ा हमला। कहा देश के बाहर भारत को नीचा दिखाने वाले दुश्मन। मोहन भागवत ने नई संसद भवन की तारीफ की। कहा संसद में लगे चित्रों को देखकर गौरव होता है, लेकिन पंत संप्रदाय को लेकर हो रहे विवाद। महाराष्ट्र में फिर कुछ बड़ा होने के मिल रहे संकेत। कल शाम मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मिलने के बाद उद्योगपति गौतम अडानी से मिले एनसीपी चीफ शरद पवार। हलचल के बीच विदेश दौरे पर उद्धव ठाकरे। हिंसाग्रस्त मणिपुर में आज से शुरू होगी सख्ती। सेना, अर्धसैनिक बल और पुलिस की टीमें हथियारों की तलाश करेंगी। कानून व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए डीजीपी को बदला गया। राजीव सिंह को मणिपुर पुलिस की कमान। आज महाकाल के दर्शन करने नेपाल के पीएम प्रचंड जाएंगे। उज्जैन नेपाली पीएम को सीएम शिवराज इंदौर में देंगे रात्रि भोज। दिल्ली के साक्षी हत्याकांड में पुलिस इलेक्ट्रॉनिक सबूत जुटा रही है। सीसीटीवी कैमरे में कैद वारदात की सीडियां, डेटा की कॉपी अपने साथ ले गई पुलिस। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री का बयान। का सनातनी हिंदुओं को तिलक लगाकर घर के बाहर निकलना ही पड़ेगा।
मुंबई में हड़ताल पर जेजे अस्पताल के 400 से ज्यादा रेजिडेंट डॉक्टर सीनियर डॉक्टर की बदसलूकी और 3 महीने का स्टाइपेंड ना मिलने से नाराज। हरियाणा के गुरुग्राम में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 10 शार्प शूटर गिरफ्तार, बड़े अपराध को अंजाम देने की फिराक में थे। मध्य प्रदेश के विदिशा में जंगलों से लकड़ी तस्करों ने वनकर्मियों पर हमला किया, 3 कर्मचारी घायल, लटेरी वन क्षेत्र की घटना। उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। नवंबर दिसंबर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होगी। पीएम मोदी कर सकते हैं इन्वेस्टर समिट का आगाज। सीएम धामी पीएम मोदी से समिट में आने का अनुरोध करेंगे। समिट के लिए विदेशों में 2 रोड शो होने वाले हैं। देश के कई शहरों में 6 रोड शो की तैयारी है। मसूरी और रामनगर में मिनी कॉन्क्लेव भी होने वाला है। तो इन्वेस्टर समिट को लेकर यहां पर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। साथ ही सीएम धामी पीएम मोदी से समिट में आने का अनुरोध करेंगे और पीएम मोदी इन्वेस्टर समिट का आगाज कर सकते हैं। आपको बता दें कि नवंबर से दिसंबर के बीच ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होगी, तो यहां पर इन्वेस्टमेंट के कई दायरे बढ़ेंगे और ऐसे में समिट के लिए विदेशों में भी 2 रोड शो होने वाले हैं। देश के कई शहरों में 6 रोड शो कराए जाएंगे, जिसकी तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई हैं। मसूरी और रामनगर में मिनी कॉन्क्लेव भी किया जाएगा। तो बिल्कुल यूपी की तर्ज पर यहां पर ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियां की जा रही हैं। तो नवंबर से दिसंबर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने वाला है। समिट के लिए विदेशों में 2 रोड शो होने वाले हैं। देश के कई शहरों में 6 रोड शो की तैयारी है और ऐसे में मसूरी और रामनगर में मिनी कॉन्क्लेव भी होगा। पर्यटन, उद्योग, आईटी, स्वास्थ्य और उच्च शिक्षा में निवेश बढ़ेगा और ऐसे में पीएम मोदी इन्वेस्टर समिट का आगाज कर सकते हैं, जिसको लेकर सीएम धामी खुद पीएम मोदी से अनुरोध करेंगे। और चलिए, हमारे सहयोगी विनोद कुमार हमारे साथ जुड़ गए, उनसे और जानकारी लेंगे। विनोद, कब ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट बताया जा रहा है कि नवंबर से दिसंबर के बीच होगा, तो कब हो सकता है? तैयारियां तेज हो गई हैं और सीएम धामी खुद पीएम मोदी से अनुरोध भी करने वाले हैं इस पूरे कार्यक्रम का आगाज करने के लिए। बिल्कुल, तो देखिए अभी जो जानकारी मिल रही है, नवंबर और दिसंबर माह में ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट उत्तराखंड में हो सकता है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तमाम अधिकारियों को तैयारियां करने के लिए निर्देशित किया है। साफ तौर पर मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि इस इन्वेस्टर समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी निमंत्रण दिया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से पूरी तैयारी अब इन्वेस्टर समिट को लेकर राज्य सरकार कर रही, तो आने वाले दिनों में चाहे 2024 का इलेक्शन हो, उससे पहले तमाम तैयारियों को लेकर अभी धामी सरकार काम कर रही है और उसके लिए दिसंबर हो या नवंबर, अभी ये किस माह में ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होना है अभी तय नहीं हो पाया है। लेकिन दोनों महीनों में किसी भी महीने ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो सकता है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में भाग ले सकते हैं। उससे पहले तमाम तैयारियों को लेकर अंतिम रूप देने की कोशिश राज्य सरकार की हो रही है और साफ तौर पर कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी अधिकारियों के साथ में बैठक की और सभी अधिकारियों को इन्वेस्टर समिट की तैयारियों को लेकर बातचीत की है और आने वाले दिनों में नवंबर हो या दिसंबर, इन दोनों माह में से किसी एक महीने में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट दिसंबर माह में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने वाला है। बिल्कुल यूपी की तर्ज पर इस इन्वेस्टर समिट की तैयारियां जोरों पर है। ऐसे में बहुत शुक्रिया, आप बने रहिए हमारे साथ, आपके पास वापस लौटेंगे। जोशीमठ में जमीन धंसने का मामला है। राज्य सरकार ने गृह मंत्रालय से अपील की है। एनडीएमए की फाइनल रिपोर्ट जल्द मुहैया कराने की यहाँ पर रिक्वेस्ट की गई है। एनडीएमए की रिपोर्ट मिलने पर कोई फैसला राज्य सरकार लेगी और ऐसे में 7 में से 8 एजेंसियों की रिपोर्ट कंपाइल नहीं हो पाई है। कुछ एजेंसियों ने अपनी रिपोर्ट, जो कि प्राथमिक रिपोर्ट सौंपनी थी, वो अभी तक नहीं सौंपी है। ऐसे में जोशीमठ में अलग अलग 8 केंद्रीय एजेंसियों ने अध्ययन किया था। गुरुवार को भी जोशीमठ में दरार की जानकारी मिली है। दरारें बढ़ती जा रही हैं, लेकिन अभी तक जो प्राथमिक रिपोर्ट थी वो नहीं सौंपी गई है। तो 7 महीने से 8 एजेंसियां थी जिनकी रिपोर्ट अभी तक कंपाइल नहीं हो पाई है। ऐसे में देरी हो रही है, फैसला राज्य सरकार नहीं ले पा रही है। एनडीएमए की रिपोर्ट मिलने पर ही कोई फैसला राज्य सरकार लेगी। तो जोशीमठ में क्या कुछ हुआ था वो भी आपको बता दें। जोशीमठ के 9 वार्ड के 868 मकानों में दरारें पड़ी थी। 4 वार्ड के 181 भवनों को असुरक्षित जोन में रखा गया था। जनवरी 2023 में घरों में दरारें चौड़ी होने लगी थी। जनवरी में 268 परिवारों को सुरक्षित भवनों में शिफ्ट किया गया था। घरों से निकालकर होटलों, स्कूलों और दूसरे भवनों में इनको शिफ्ट किया गया था। जोशीमठ में 132 परिवार के 502 सदस्य राहत शिविरों में भेजे गए थे। 164 परिवार के 493 सदस्य रिश्तेदार या किराए पर रहने वाले वहां से चले गए थे।
पुनर्वास पैकेज के तहत 53 प्रभावित परिवारों को तकरीबन 15 करोड़ रुपए मुआवजा भी दिया गया। लेकिन उसके बावजूद जो एनडीएमए की रिपोर्ट है उसमें देरी देखने को मिल रही है, जिसके चलते अभी राज्य सरकार के फैसले को देरी होती जा रही है। विनोद हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए, उनसे और जानकारी लेंगे। विनोद, ये रिपोर्ट सौंपने में इतनी देरी क्यों देखी जा रही है? विनोद, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए विनोद के पास वापस लौटेंगे। तो जोशीमठ को लेकर जो फैसला राज्य सरकार को देना है उसमें लगातार देरी देखने को मिल रही है, क्योंकि एनडीएमए की रिपोर्ट अभी तक राज्य सरकार को नहीं सौंपी गई है। 7 महीने का अध्ययन 8 एजेंसियों ने किया था, लेकिन उसके बावजूद यहां पर रिपोर्ट, जो प्राथमिक रिपोर्ट थी, वो नहीं सौंपी गई है। विनोद, वापस लौटेंगे आपके पास। रिपोर्ट सौंपने में देरी क्यों देखी जा रही है? आप सुन पा रहे हैं विनोद मुझे? जी, तो विनोद, ये जो रिपोर्ट है, जो एनडीएमए की रिपोर्ट है, जिसके ऊपर राज्य सरकार फैसला लेने वाली है, इसको सौंपने में इतनी देरी क्यों बरती जा रही है? क्योंकि ये गंभीर मामला है जोशीमठ का। बिल्कुल हर्षा, देखिए अब राज्य सरकार ने एमएचए से ये रिक्वेस्ट की गई है कि जो जोशीमठ भू धसाव को लेकर 8 एजेंसियां अध्ययन कर रही थी, उनकी जल्द से जल्द रिपोर्ट राज्य सरकार को मिले, और ताकि उसके बाद में जो आपदा प्रभावित परिवार हैं जिनको बसाने की कोशिश राज्य सरकार की होगी, उसको लेकर क्या राज्य सरकार डिसीजन ले। क्योंकि अभी तक रिपोर्ट राज्य सरकार को नहीं मिली है और राज्य सरकार भी कोई डिसीजन अभी तक नहीं ले पा रही है, क्योंकि अब 7 महीने हो गए हैं। 7 महीने से करीब वो 8 एजेंसी अपने अध्ययन में लगी हुई है और बड़ी लेट लतीफ़ी उन रिपोर्ट्स में हो रही है। और कुछ रिपोर्ट्स में तो अभी तक ये भी साफ नहीं हो पाया है कि आखिरकार जोशीमठ का कौन सा क्षेत्र सेफ है, कौन सा क्षेत्र अनसेफ है। तमाम अध्ययन 8 एजेंसी कर रही है, जिसके चलते अब धामी सरकार ने एमएचए से ये रिक्वेस्ट की है कि आखिरकार राज्य सरकार को जल्द से जल्द जो रिपोर्ट 8 एजेंसियों की है उपलब्ध कराई जाए, ताकि कोई राज्य सरकार डिसीजन ले। 7 महीने का समय हो गया है, 8 एजेंसियां अध्ययन कर रही हैं, जिसमें वाडिया इंस्टीट्यूट है, आईआईटी रुड़की है, जियोफिजिकल हैदराबाद इंस्टीट्यूट है, और उसके अलावा नेशनल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ है। तमाम ये ऐसे संस्थान हैं जो अलग अलग अपनी अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई कंपाइल रिपोर्ट नहीं बन पाई हैं। तमाम रिपोर्ट में बड़ी लेट लतीफ़ियाँ देखने को मिल रही है, और 7 महीने का समय जोशीमठ के भू धसाव को लेकर जो 8 एजेंसी अध्ययन कर रही है उसको हो गया है। लेकिन कल की ही घटना है, कल जोशीमठ के सिंहधार इलाके में फिर से ज़मीनों में दरार देखने को मिली है, जिसके चलते तमाम लोगों में दहशत का माहौल यहाँ पर बना हुआ है। लेकिन अभी जिस तरह से 8 एजेंसियाँ काम कर रही है उसको लेकर अभी ऐसा नहीं लग रहा है कि जल्द रिपोर्ट अपनी राज्य सरकार को वो सौंपे। लेकिन कुछ एजेंसियों की रिपोर्ट में अभी तक ये भी साफ नहीं हो पाया है कि लतीफ़ी देखी जा रही है, उसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि दरारें हम देख रहे हैं किस तरीके से बढ़ती चली जा रही है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के। और उधर खराब मौसम के बावजूद हेमकुंड साहिब की यात्रा लगातार जारी है। बुधवार को 1570 तीर्थ यात्रियों को घांगरिया से हेमकुंड साहिब के लिए रवाना किया गया। वहीं गोविंद घाट से 2030 तीर्थ यात्री हेमकुंड रवाना किए गए। 20 मई से हेमकुंड साहिब की यात्रा शुरू हुई थी और अब तक 15,000 तीर्थ यात्री हेमकुंड साहिब में अरदास लगा चुके हैं। हालांकि खराब मौसम और बर्फबारी की वजह से हेमकुंड यात्रा बार बार बाधित भी हो रही है। पैदल मार्ग से बर्फ हटाने के बाद आवाजाही सुचारू रूप से चल रही है, मगर बर्फ इस कदर है कि यहाँ पर तीर्थ यात्रियों की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। हेमकुंड साहिब में अभी भी 6 फीट तक बर्फ जमी हुई है। गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी और प्रशासन ने यात्रियों से अपील की कि 60 साल से अधिक जो बुजुर्ग हैं और बच्चे वो अभी यात्रा ना करें। ये खास तौर पर अपील यहाँ पर लगातार की जा रही है। हेमकुंड साहिब से ठंड भी काफी ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि यहाँ पर जो बर्फबारी हुई थी उसके चलते ये ठंड में यहाँ पर इजाफा हुआ है। तो पैदल मार्ग से बर्फ हटाने का काम लगातार जारी है। देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कितनी भीषण बर्फबारी वहां पर देखने को मिल रही है। यात्रियों को परेशानी भी हो रही है, लेकिन वहां पर यात्रियों के पहुंचने का सिलसिला फिर भी लगातार जारी है। आपको बता दें कि अभी तक तकरीबन 15,000 तीर्थ यात्री हेमकुंड साहिब में अरदास भी लगा चुके हैं। आप देखिए किस तरीके से बर्फबारी, कितनी मोटी परत यहाँ पर बर्फ की जमी हुई है। इस रास्ते को काट काट के, इस बर्फ को काट काट के यहाँ से रास्ता बनाया जा रहा है।
तो यहाँ पर मार्च से बर्फ हटाने का काम लगातार जारी है और लोगों के पहुंचने का सिलसिला भी लगातार जारी है। एक तरफ मौसम खराब है तो वहीं केदारनाथ यात्रा पर तीर्थ यात्रियों की बड़ी संख्या पहुंच रही है। तीर्थ यात्रियों की भीड़ को देखते हुए केदारनाथ यात्रा पर 15 जून तक पंजीकरण पर रोक लगा दी गई। खराब मौसम के बावजूद बाबा केदार के भक्तों में उत्साह है। मौसम भले ही तीर्थ यात्रियों की राह में रोड़े अटका रहा है, मगर यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। जहां कुछ रोज तक केदारनाथ धाम में प्रतिदिन 10 से 15 हजार यात्री आ रहे थे, अब ये संख्या बढ़कर 25 हजार तक पहुंच गई है। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या के आगे केदारनाथ धाम में प्रशासन के इंतजाम कम पड़ गए हैं। धाम में तीर्थ यात्रियों की कैरिंग कैपेसिटी से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और इसलिए 15 जून तक पंजीकरण पर रोक लगा दी गई है। केदारनाथ यात्रा में 25 तारीख से स्कूलों का छुट्टियां भी हो गया है, तो काफ़ी भीड़ वहां पर आ रहा है। जैसे मैं लास्ट विगत 3 दिन का फिगर्स बताऊँ, लगभग एवरेज हमारा 25,000 यात्री आ रहा है। सो केदारनाथ का कैरिंग कैपेसिटी लगभग 10,000, फिर हम और थोड़ा बढ़ाएंगे तो 15,000 लोगों का हम अच्छी तरीके से दर्शन कराया जा सकता है। क्योंकि इस बार इतना रिकॉर्ड मात्रा में यात्री आ रहे थे, तो थोड़ा सा वहाँ पर लॉजिस्टिकली थोड़ा सा आ रहे हैं, बट लेकिन वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। मैं वहाँ पर शनिवार में खुद ही वहाँ पर गया हूँ, सोनप्रयाग, गौरीकुंड और केदारनाथ में व्यवस्था देखा हूँ। यात्रियों से भी हमने बात किया है, सो किसी भी यात्री को किसी टाइप का परेशानी नहीं आ रहा है। हाँ, ये वास्तव है कि सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाने में 3-4 घंटे समय लग रहा है यात्रियों को। उधर यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए केदारनाथ धाम में दर्शन का समय भी बढ़ा दिया गया है। अब तीर्थ यात्रियों को दर्शन कराने के लिए मंदिर के कपाट 22 घंटे खोले जा रहे हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति का प्रयास है कि जो भी श्रद्धालु तीर्थयात्री केदारनाथ धाम या बद्रीनाथ धाम में पहुंचते हैं तो उनके सरल और सुगम तरीके से दर्शन हो, उनकी यात्रा सुखद हो। इस दृष्टि से कई बार जब भीड़ अत्यधिक हो जा रही है तो उस समय हम जो मंदिर के बंद होने और कपाट खोलने की जो समयावधि है उसमें भी परिवर्तन कर रहे हैं। 25 अप्रैल से केदारनाथ यात्रा की शुरुआत हुई थी। कपाट खुलने के बाद से अब तक 6.5 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। जाहिर है आने वाले दिनों में आंकड़ा और बढ़ेगा, जिससे संभावना है कि पिछले कई सालों के रिकॉर्ड टूट जाएंगे। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से पंकज राणा के साथ रुद्रप्रयाग से रोहित टिमरी की रिपोर्ट। केदारनाथ धाम के आसपास इस बार पिछले साल के मुकाबले काफी साफ सफाई नजर आ रही है। पिछले साल की तुलना में इस बार पैदल मार्ग पर साफ सफाई काफी ज्यादा है। दरअसल पिछले यात्रा सीजन के दौरान बुग्यालों में फैली गंदगी को लेकर पीएम मोदी ने चिंता जाहिर की थी। पीएम मोदी की अपील थी कि उसी का यहाँ पर असर हुआ कि अब यहाँ पर साफ सफाई पर काफी ध्यान दिया जा रहा है, जिसके चलते यहाँ पर जो यात्रा का मार्ग है वहाँ पर खासा साफ सफाई नजर आ रही है। देखिए, इस वर्ष अप्रैल माह के अंतिम सप्ताह में धामों के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए थे और बड़ी संख्या में श्रद्धालु तीर्थयात्री धामों में पहुंच रहे हैं। और आप ये भी जानते हैं कि इस वर्ष मौसम लगातार प्रतिकूल बना हुआ है, भारी वर्षा हो रही है, भारी बर्फबारी हो रही है। उसके बावजूद श्रद्धालुओं के उत्साह में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं दिखाई पड़ रही है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु धामों में पहुंच रहे हैं। तो उनके सरल और सुगम तरीके से दर्शन हो, उनकी यात्रा सुखद हो। इस दृष्टि से कई बार जब भीड़ अत्यधिक हो जा रही है तो उस समय हम जो मंदिर के बंद होने और कपाट खोलने की जो समयावधि है उसमें भी परिवर्तन कर रहे हैं। और हरीश रावत केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आए। खिलाड़ियों का अपमान कर रही है सरकार, हरदा बोलते हुए नजर आए। केंद्र सरकार दुश्मनों जैसा यहां पर काम कर रही है। हरीश रावत ने राहुल गांधी को अभिमन्यु बताया है। भाजपा के बनाए हुए चक्रव्यूह को तोड़ देंगे। हरीश रावत ये बोलते हुए नजर आए हैं। केंद्र सरकार पर निशाना साधा है, खिलाड़ियों का अपमान हो रहा है, सरकार अपमान कर रही है, केंद्र सरकार दुश्मनों जैसा काम कर रही है। हरीश रावत ने राहुल गांधी को भी अभिमन्यु बताया है। भाजपा के बनाए हुए चक्रव्यूह को तोड़ देंगे। हरीश रावत यहां पर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आए। पहलवान जो स्वर्ण पदक विजेता हैं वो गंगा माँ के पास आए, कहा माँ
हम अपने पदक आपको समर्पित करना चाहते हैं, क्योंकि जो हमारा उत्पीड़न करता है सरकार उसको संरक्षण दे रही है, और जो हम अपनी बात करना चाह रहे हैं, उठा रहे हैं, अब हमको जंतर मंतर पर बैठने भी नहीं दिया जा रहा है और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज़ बुलंद नहीं करनी दी जा रही है। एक काम करो बल, भाजपा के लोगों से एक ऐसा लोहे का जाला पहना दो और ज़बरदस्ती जो है राहुल गांधी जी का मुंह को बंद कर दो। अरे विपक्ष के नेता हैं, जो कुछ हमारी कमियां हैं उन कमियों को गिना रहे हैं, और ऐसा नहीं कोई नई बात कह रहे हैं। इतिहास में एक ही बार इतिहास ने अन्याय किया था अभिमन्यु के साथ, और अब दूसरी बार अन्याय इतिहास नहीं करेगा। हमारे अभिमन्यु भारतीय जनता पार्टी के चक्रव्यूह को तोड़ करके आगे आएंगे, विजेता होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक असहिष्णु सरकार, असंवेदनशील सरकार के 9 वर्ष जो हैं वो देश के लिए बड़े भारी पड़े हैं। अब ये एक वर्ष परिवर्तन की शक्तियों का वर्ष है, और ये एक वर्ष परिवर्तन के लिए संघर्ष जारी है। उत्तराखंड में भाजपा महासंपर्क अभियान के कामकाज की मॉनिटरिंग सोशल मीडिया पर भी करेगी। संगठन के सभी वरिष्ठ नेताओं और जनप्रतिनिधि सोशल मीडिया पर महासंपर्क अभियान को लेकर कितने एक्टिव हैं, इसकी पूरी लिस्ट तैयार की जाएगी, और इसके लिए भाजपा की सोशल मीडिया टीम नेताओं के सोशल मीडिया अकाउंट की मॉनिटरिंग करेगी। भाजपा का महासंपर्क अभियान 30 मई से शुरू हो चुका है, जो कि 30 जून तक चलने वाला है, और यहाँ पर लगातार सभी के अकाउंट्स की मॉनिटरिंग की जाएगी। राजनीतिक कार्यकर्ता हो, चाहे जनप्रतिनिधि, चाहे नहीं भी है, तो वो अपनी रोज की गतिविधियों को सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों से शेयर करता है। उसके साथ साथ जो हमारे प्रदेश के कार्यक्रम चलते हैं, सरकार के जो कामकाज है, केंद्र सरकार के जो कार्यक्रम चलते हैं, केंद्रीय पार्टी के जो कार्यक्रम चलते हैं, उन सबसे हम लोग जुड़ते हैं, और हम लोगों के माध्यम से वो उसका सर्कुलेशन भी बढ़ता है। तो सोशल मीडिया का जिस तरह से उपयोग किया जाना चाहिए, आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ही इसमें पायनियर है, जिसने सोशल मीडिया को ठीक प्रकार से हैंडल किया, जिसके माध्यम से अपने कामों को लोगों तक पहुंचाया। एक बड़ा सशक्त माध्यम है कार्यक्रम सोशल मीडिया के सभी बंधुओं से, और मैं जानता हूं कि आजकल पोर्टल से लेकर सोशल मीडिया का हर जो फेसबुक है, ट्विटर है, बहुत बड़ा योगदान है। हमने ऐसे लोगों को, ऐसे सभी से जुड़े हुए लोगों को यहाँ पर बुलाया है, और इस अपेक्षा के साथ, क्योंकि अब विकास को और गति देनी है। उत्तराखंड राज्य में सोशल मीडिया या पत्रकार जगत के बंधु हैं, उनका योगदान भी हमको चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।